हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अंकित है और स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में हम आज के वीडियो में दिस कीवर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड किस तरह से काम करता है। जावास्क्रिप्ट का ये दिस कीवर्ड ना केवल आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए बल्कि आपके जावास्क्रिप्ट की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस कीवर्ड देखने में जितना छोटा दिखता है, लोग उसे उतना ही कॉम्प्लेक्स समझते हैं। लेकिन आज के वीडियो को देखने के बाद आपको दिस कीवर्ड बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के दिस कीवर्ड को समझने की इस जर्नी को। पहली बात, ये दिस कीवर्ड है क्या? देखिए, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम समझें तो दिस कीवर्ड हमेशा किसी को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द फ्रूट्स आर केप्ट इन दिस बास्केट, तो यहाँ पे दिस कीवर्ड आपका बास्केट की ओर रेफर कर रहा है या बास्केट की ओर पॉइंट कर रहा है। और ऐसे ही सेम हमारे जावास्क्रिप्ट में भी होता है। आइए इसे कोड के माध्यम से बेहतर समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 3 फाइल्स बना ली हैं। पहला एक index.html है जिसमें आपको एक बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा, और एक h1 है जिसमें दिस कीवर्ड लिख दिया है, बस एक p टैग है। एक लिंक हमने स्टाइल शीट की लिंक कर रखी है जो कि style.css है, सिंपल सी मिनिमल स्टाइलिंग है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके रखा है और फॉन्ट फैमिली दे के रखी है इसे। एक हमने स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ऐड करके रखी है, वो ये है। अब हम कंसोल लॉग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इस फाइल को सही से लिंक कर रखा है। वापस आके ब्राउजर पे चेक करते हैं तो हमें हेलो मिल रहा है। दिस मीन्स कि हमारी ये फाइल जावास्क्रिप्ट की अच्छे से लिंक हो गई है। अब हमें समझना है कि ये दिस कीवर्ड क्या है। तो दिस कीवर्ड को भी समझने से पहले हम समझते हैं विंडो क्या है। विंडो, ये विंडो क्या है? कंसोल लॉक किए और आके हम इसे चेक करते हैं ब्राउजर पे। तो अगर आप कंसोल में देखेंगे तो विंडो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं। इसमें मल्टीपल मेथड्स और की वैल्यू पेयर्स आपको मिल जाएंगे। अलर्ट, ए टू बी, ब्लर, बी टू ए, ऐसे ही आपको क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, उसके बाद में क्लोज्ड करके प्रॉपर्टी है। ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपको इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर में मिल जाएंगे। उसके बाद अब हम सेम काम इसके दिस के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर दिस कीवर्ड को कंसोल लॉक करते हैं और देखते हैं कि दिस क्या है। ब्राउजर पे आते हैं तो हमें दिस भी किसको मिलता है? विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? तो जो ये एक्मा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, एक्मा 262, एक्मा की जो ये ऑफिशियल डॉक्स हैं, एक्मा 262, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो हमारा दिस कीवर्ड है वो हमेशा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ब्राउजर के केस में ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो कीवर्ड होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि दिस हमेशा विंडो को रेफर करता है। इसी वजह से आपको कंसोल में ये विंडो मिलता है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि दिस रेफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और ब्राउजर के केस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो है इसलिए दिस विंडो को रेफर करता है। इसे समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। क्योंकि ये तो बात हो गई ग्लोबल स्कोप की, फंक्शंस में भी तो दिस हो सकता है, या हम दिस को कहीं भी लिख सकते हैं। आइए फंक्शन में हम सबसे पहले एक नॉर्मल सा फंक्शन बना के हाय दिस इज फंक लिखते हैं, और कुछ नहीं, बस इस फंक्शन को इन्वोक कर देंगे। सिंपल सा काम है, फंक्शन इन्वोक। इसे आप फंक्शन कॉल भी कह सकते हैं, फंक्शन इन्वोक भी कह सकते हैं, तो जो आपको बेहतर लगे आप उसे कह सकते हैं। वापस आते हैं, हाय दिस इज फंक, हमारा फंक्शन इन्वोक हो गया। ठीक है, इस फंक में हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड को कंसोल करते हैं। अब क्या आउटपुट आना चाहिए? यहाँ पर भी विंडो आया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि दिस हमेशा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, इसलिए दिस की वैल्यू विंडो के बराबर हो गई है। बट ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को कब रेफर करता है? जब ये ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड हो। किसी फंक्शन के अंदर में दिस किस तरीके से काम करता है और आखिर इसने फिर क्यों विंडो ऑब्जेक्ट दिया, आइए इसे समझते हैं। तो फंक्शन को इन्वोक करने से पहले हम वापस से अपने विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं और इस विंडो ऑब्जेक्ट को फिर से बेहतर तरीके से पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। ये विंडो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अलर्ट है, ए टू बी है, ऐसे मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये जो हमने फंक नाम का मेथड बनाया था वो भी दिखेगा यहाँ पे, फंक।
इसका डेफिनेशन देखिए, फंक्शन फंक कंसोल डॉट लॉग हाई दिस इज फंक और दिस बिल्कुल सेम है जैसा हमने लिखा था। बिल्कुल, तो हमने जो फंक यहाँ पे फंक्शन बनाया वो सेम आपका विंडो में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से विंडो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स है, अलर्ट, क्लोज्ड, ए टू बी, और हमारा जो हमने फंक बना के रखा है वो भी। ठीक है, इस विंडो को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसके अंदर में हमारे पास में कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं। तो ये जो उसकी की वैल्यू पेयर्स हैं इन्हें हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस करते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब इसे इन्वोक करते हैं, क्या चल रहा है? बिल्कुल, और फंक्शन के अंदर में क्या प्रिंट हुआ? हाई दिस इज फंक विंडो ऑब्जेक्ट है। क्यों प्रिंट हुआ है? तो आप हमेशा जब भी आप फंक्शन या फिर मेथड की बात कर रहे होंगे और उसके अंदर में स्पेसिफिकली दिस कीवर्ड की बात कर रहे होंगे, तब आप क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन या हमारा मेथड जिसके अंदर में दिस कीवर्ड है वो कैसे रेफर करेगा? तो हमारा फंक्शन या हमारा मेथड जिसके थ्रू इन्वोक हो रहा होगा वही हमारे दिस की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे फंक मेथड को विंडो की हेल्प से ही एक्सेस किया जा रहा है या फिर विंडो की हेल्प से इन्वोक किया जा रहा है, यानी कि विंडो के थ्रू ही हम फंक को एग्जीक्यूट या फिर एक्सेस कर पा रहे हैं, और इसी वजह से फंक के अंदर का जो दिस कीवर्ड होगा वो विंडो के बराबर होगा। ठीक है, बट अब आपके पास में क्वेश्चन आया होगा कि इसमें कहाँ है विंडो, ये क्यों आ रहा है विंडो के? ठीक है, दोनों जगह पे विंडो आ रहा है। कुल सवाल को पे वापस आएंगे। सवाल पे वापस आने से पहले हम क्या करते हैं, अलर्ट लिखते हैं। ये भी विंडो का ही था, हाय विंडो डॉट अलर्ट लिखते हैं। हाय दिस इज विन अलर्ट। दो हमने अलर्ट लिखा है, एक विंडो की हेल्प से एक विंडो के बगैर। क्या दोनों ही केस में हमारे पास सेम ही चीज आ रही है? फिर से रिफ्रेश करते हैं। हाय हाय दिस इज विन अलर्ट, और ये ऐसा क्यों? यहाँ पे मैंने विंडो से लिखा है, यहाँ पे विंडो का यूज नहीं किया है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो विंडो के अंदर में मेथड्स हैं या फिर विंडो के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उससे आप चाहे तो विंडो लगाकर एक्सेस करिए या विंडो के बगैर एक्सेस करिए, दोनों ही केस में वो परफेक्टली फाइन काम करेगा। तो आप विंडो लिखिए या नहीं लिखिए, ये माना जाएगा कि आप उसे विंडो के थ्रू ही एक्सेस कर पा रहे हैं। यही सेम केस हमारे पास में यहाँ पे है कि आप विंडो लिखिए फंक में या नहीं लिखिए, बट एक्सेस आप विंडो के थ्रू ही कर रहे हैं। बट आप कहेंगे आपकी बात तो ठीक है कि विंडो से फंक को एक्सेस करते हैं तब तो दिस विंडो के बराबर हो जाना चाहिए। हो सकता है बिहाइंड द सीन्स या बैकएंड में ये फंक को हम जब नहीं लिखते हैं विंडो तो भी विंडो ही एक्सेस करो, बट हम लिख तो नहीं रहे ना। तो हमारा जो प्रिंसिपल था, जो गोल्डन रूल था कि दिस किसी मेथड या फंक्शन के अंदर में किसे पॉइंट करेगा, तो जो उस मेथड या फंक्शन को इन्वोक करने के या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वही हो जाएगा हमारा दिस। तो यहीं पे आता है कि जावास्क्रिप्ट बहुत ही लीनियंट है, वो कहेगी कि आपने जो लिखा है वो ठीक है। इसको कभी कभार हमें स्ट्रिक्ट मोड में या फिर डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रन करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट को अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में रन करना चाहते हैं तो यूज स्ट्रिक्ट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट को स्ट्रिक्ट मोड में या फिर डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। जिस तरह से आर्मी का कमांडर अपनी यूनिट में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यूज स्ट्रिक्ट हमारे उस कमांडर की तरह है जो कि जावास्क्रिप्ट नाम की अपनी यूनिट में डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इससे क्या फायदा हुआ? तो इससे ये फायदा है, और आपकी जो क्वेरी थी कि फंक को जब हम विंडो से इन्वोक कर रहे हैं तब तो ठीक है कि दिस फंक विंडो के बराबर हो, लाइन नंबर 27 में तो हमारा विंडो नहीं है, तो उस केस में क्या आना चाहिए? क्या फिर भी विंडो प्रिंट होना चाहिए? टेक्निकली हाँ, बट क्या
सही चीज है, या फिर कहें तो प्रैक्टिकली हाँ, कि फंक विंडो से एक्सेस हो या नहीं हो, होना विंडो ही चाहिए, ऐसे जावास्क्रिप्ट कहती है। बट यूज स्ट्रिक्ट मोड हमें कहता है कि क्योंकि लाइन नंबर 26 में आपने विंडो लिखा है, विंडो की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं, तब तो दिस विंडो होगा। बट यहाँ पे आप उसे डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के थ्रू फंक एक्सेस नहीं हो रहा है, फंक डायरेक्टली एक्सेसिबल है, और इसी वजह से फंक के केस में हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो दिस की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो देखिए दिस की वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड है और यहाँ पे वो विंडो आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये दिस कीवर्ड थोड़ा सा समझ आया होगा। और इसी चीज को जो अभी तक हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, इसी चीज को टेक्निकल जार्गन्स में इम्प्लिसिट बाइंडिंग ऑफ दिस कीवर्ड कहते हैं। यानी कि इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट दिस कीवर्ड ऐसे ही काम करता है और ऐसे ही बाउंड रहता है। ठीक है, बट अब आप कहेंगे कि कभी तो ऐसा हो सकता है ना, जब हम चाहें कि ठीक है इम्प्लिसिट बाइंडिंग अपनी जगह ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट कभी कभार तो ऐसा होगा ना जब हम चाहेंगे कि नहीं हमारा दिस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे या किसी पर्टिकुलर चीज को रेफर करे। उस केस में हमारे काम आती है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। दिस कीवर्ड को हम एक्सप्लिसिटली भी बाइंड कर सकते हैं, यानी कि खुद से फोर्सफुली भी बाइंड किया जा सकता है। एक्सप्लिसिट बाइंडिंग ऑफ दिस कीवर्ड। और दिस कीवर्ड को एक्सप्लिसिटली बाइंड करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं तीन दोस्त। पहला है कॉल, दूसरा है अप्लाई और तीसरा है आपका बाइंड। तीन दोस्त हमारी हेल्प करेंगे दिस कीवर्ड को एक्सप्लिसिटली बाइंड करने के लिए। तो इसके पहले हम ये समझे कि कॉल एक्सप्लिसिटली बाइंड करता है दिस कीवर्ड को, अप्लाई भी वही करता है, बाइंड भी करता है। क्या होता है एक्सप्लिसिटली बाइंडिंग, कैसे करते हैं इसे, इसके पहले और इतना डीप में जाने से पहले हम समझते हैं कि कॉल होता क्या है। फंक्शन बना लेते हैं एक फंक नाम का, ऑल टाइम फेवरेट फंक। लॉक कर देते हैं, हाय दिस इज फंक। फंक की स्पेलिंग भी गलत कर दी है, यहाँ पे लिख देते हैं और इन्वोक कर लें फंक को। क्या आना चाहिए, हाय दिस इज फंक, जो उम्मीद है कि यही आएगा। चलिए बिल्कुल, हाय दिस इज फंक। हम एक और चीज लिख रहे हैं, अभी क्या आना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। ओ, दोनों ही केस में हमारे को सेम सिमिलर आउटपुट है, हाय दिस इज फंक, हाय दिस इज फंक। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई जो कॉल होता है ना, वो कुछ ऐसी चीज नहीं है। एक्सप्लिसिट बाइंडिंग ये सब चीजों को छोड़ दें तो कॉल कुछ ऐसा है नहीं। उसका सिंपल सा काम है हमारे फंक्शन या मेथड को इन्वोक करना। 44 लाइन में हम डायरेक्टली इन्वोक कर रहे हैं और 45 लाइन में हम कॉल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं अपने फंक्शन को इन्वोक करने के लिए। तो हमारे हर फंक्शन में या मेथड में कॉल नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम उस मेथड या फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी चीज समझ आई होगी कॉल को लेकर। अब हम समझते हैं कि यहां तक तो ठीक है, बट एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कैसे हुई इसकी। तो उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट user1 इज इक्वल्स टू, ये बन गया ऑब्जेक्ट। इसमें माई नेम नाम की हो जाएगी और एक अबाउट नाम का मेथड बना देते हैं, console.log। इसमें लिखते हैं हाय माई नेम इज डॉलर माई नेम। और एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट माई नेम इज इक्वल्स टू अमन। सेव करते हैं। क्या लिखा मैंने, एक वेरिएबल बनाया लेट माई नेम इज इक्वल्स टू अमन के नाम से। एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें माई नेम नाम की की है, उसकी वैल्यू उनके थे। अबाउट नाम की है जिसकी वैल्यू एक मेथड है या कहते हैं एक फंक्शन है जिसमें आप सिंपल सा कंसोल लॉग करो, हाई माई नेम इज माई नेम, बस। यूजर वन जो ऑब्जेक्ट है उसके अगर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे यूजर वन, डॉट लगाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेस हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करके भी देख लेते हैं, चल रहा है, अंकित आ रहा है, ठीक है।
दूसरी लाइन क्या है कि यूजर वन जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक अबाउट प्रॉपर्टी है, उसे एक्सेस कैसे करेंगे? ऐसे इस यूजर वन डॉट अबाउट जो मेथड है उसे इन्वोक कैसे करेंगे? तो यूजर वन डॉट अबाउट ऐसे इन्वोक हो गई। अब आप मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि इसका आउटपुट होगा क्योंकि यूजर वन से अबाउट मेथड एक्सेस कर रहे हैं, तो ये रहा अबाउट, इसके अंदर में कंसोल डॉट लॉग है हाई माय नेम इज माय नेम, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हाई माय नेम इज अंकित। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हो सकता है कि हाई माय नेम इज अमन प्रिंट हो जाए। दोनों में से सही कौन है? आइए इसे समझते हैं। सेव किए, ब्राउजर पे गए, हाय माय नेम इज अमन। तो ये अमन क्यों आया उसे बेहतर ढंग से समझते हैं। आप यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, उसमें क्या चीजें? दो चीजें। पहली एक की है माय नेम वैल्यू अंकित के साथ में, दूसरी एक की है अबाउट, एक मेथड जिसकी वैल्यू है। ठीक है, आप बताइए आपकी अगर मुझे लाइन नंबर 48 में जो वेरिएबल है इसको एक्सेस करना है कहीं पे भी, तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली माय नेम लिख के। यूजर वन ऑब्जेक्ट के अंदर में जो माय नेम अगर इसे एक्सेस करना होगा तो कैसे लिखेंगे? यूजर वन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नोटेशन, उसके बाद में प्रॉपर्टी माय नेम का नाम, बिल्कुल ऐसे ही। लाइन नंबर 52 में जिन्होंने कहा कि आंसर अंकित आएगा, क्या आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि हम माय नेम को या फिर ये यूजर के ऑब्जेक्ट का माय नेम एक्सेस करें? कहीं पे लिखा है क्या यूजर वन डॉट माय नेम? नहीं। तो कैसे मान सकते हैं कि ये यूजर के अंदर का ही माय नेम है? ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वो यूजर के अंदर का ही प्रिंट करे तो आपको वैसे तो एक्सेस करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट के रूल्स चेंज नहीं होंगे किसी चीज के लिए, जिसको जिस तरह से एक्सेस किया जाता है वैसे ही एक्सेस होगा। माय नेम यूजर वन की प्रॉपर्टी है लाइन नंबर 50 वाली, तो वो यूजर ऑब्जेक्ट के साथ ही एक्सेस की जा सकती है। लाइन नंबर 48 में माय नेम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसको आप डायरेक्टली माय नेम से एक्सेस कर सकते हैं। यही है फर्क। वापस से आते हैं, हम क्या करते हैं अब चेक कर लेते हैं एक बार ब्राउजर में भी सही चल रहा है। बिल्कुल माय नेम इज अंकित तभी आ रहा है। एक काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माय नेम लिखते हैं राधा। यूजर टू में माय नेम है, मैं चाहता हूं इस अबाउट में यूजर वन की जगह यूजर टू का माय नेम चले। सेम है भाई, कैसे एक्सेस करते हैं? यूजर टू लिखते हैं, उसके बाद माय नेम सेव करिए, देखिए आ गया, हाय माय नेम इज राधा। अब आपको हो सकता है समझ में आएगा कि जो जावास्क्रिप्ट के रूल्स हैं कि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी डॉट नोटेशन से ही या फिर ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस होंगी वही चलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक यूजर थ्री नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो फिर यहाँ पे यूजर थ्री लिखना पड़ेगा, से यूजर फोर लिखना पड़ेगा, क्या कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले कि हम और किसी तरीके पर जाए मैं आपको कॉल भी दिखा देता हूँ कि भाई कॉल भी यही सेम काम करता है, फंक्शन इन्वोक। ये देखिए हाय माय नेम इज राधा, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? तो ये बार बार लिखने के बजाय कुछ क्या करते हैं, दिस लिख देते हैं। अबे दिस क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि किसी मेथड या फंक्शन के अंदर में दिस कौन क्या होगा। पुराने गोल्डन रूल पे चले कि हमारे फंक्शन या मेथड के अंदर में दिस क्या होगा, तो जो उस मेथड या फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वही हमारा दिस हो जाएगा। इस अबाउट मेथड को लाइन नंबर 64 में कौन इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है? यूजर वन। अबाउट को कौन इन्वोक कर रहा है? यूजर वन। तो अबाउट में दिस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यूजर वन के, दिस। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए दिस की वैल्यू हो गई माय नेम अंकित और अबाउट फंक्शन यानी यूजर वन के बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि अबाउट मेथड को कौन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है? यूजर वन। ठीक है, अब वापस आते हैं कॉल पे, कॉल चला के देखते हैं। चल गया? डिफरेंस आ रहा है कुछ, ऊपर में यूजर है नीचे में विंडो है। क्यों? देखा तो ऐसे ही है, यूजर वन डॉट अबाउट डॉट कॉल, अबाउट मेथड यूजर वन के अंदर में हो। अब आप ध्यान से समझिए, कॉल यही हेल्प करता है एक्सप्लिसिटली बाइंड करने के लिए
हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो अबाउट मेथड है उसका जो दिस कीवर्ड है वो रिप्रेजेंट करे हमारे यूजर टू को। कैसे पॉसिबल है? यूजर टू के पास में क्या अबाउट नाम का मेथड है? नहीं, तब एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे एक्सेस करें? फिर उसी केस में ये कॉल आता है और आप फोर्सफुली इस दिस कीवर्ड को बाइंड कर सकते हो यूजर टू के साथ। कैसे? तो कॉल कहता है कि आप मुझे किसी मेथड या फंक्शन पे ही लगा पाओगे, तो जिस मेथड या फंक्शन पे आप मुझे लगा रहे हो उस मेथड या फंक्शन में दिस कीवर्ड होगा। वो किसको रिफर करेगा? तो मेरे पहले आर्गुमेंट को रिफर करने लगेगा। अगर आप मेरी हेल्प से किसी मेथड या फंक्शन को इन्वोक कर रहे हो तो उसके अंदर जो दिस कीवर्ड होगा उसको आप एक्सप्लिसिटली बाइंड कर सकते हो जिससे भी चाहो, बस उसे आप मेरे पहले आर्गुमेंट के रूप में पास कर दीजिए यूजर टू। तो अब क्या होगा? यूजर वन में जो अबाउट मेथड है इसके अंदर जो दिस कीवर्ड है वो यूजर टू को रिफर करने लगे क्योंकि वो कॉल का पहला आर्गुमेंट है। सेव करते हैं, जाके चेक करते हैं। अब आ रहा है? हाय माय नेम इज राधा। ठीक है, वापस से आते हैं इस पे। अब इस मेथड को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं अभी और एक डेसिग्नेशन, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं हॉबी एंड आई एम अ डॉलर डेसिग्नेशन, सॉरी डेसिग होगा DSIG बेसिक। ओके, कर दिया। ये अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ये नॉर्मल वाला बिना कॉल के, तब तो आप इसके जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट्स में पास कर सकते हैं। स्लीपिंग और हो गया SDE। सेव, चेक करिए प्रॉपर काम कर रहा है। हाय माय नेम इज अंकित एंड आई लाइक स्लीपिंग एंड आई एम एन SDE। क्लियर है? तो ये हो गया। बट यूजर वन कि अबाउट को हम क्या कर रहे हैं? कॉल से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल मेथड से। इसमें कैसे पास करेंगे? इसका तो पहला आर्गुमेंट हो गया कि हमारा यूजर टू होगा, जो दिस होगा वो यूजर टू के बराबर होगा। कैसे पास करें? तो कॉल कहता है कि अगर आपको कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू पास करनी है मेरे आर्गुमेंट में तो आप सेकंड आर्गुमेंट से लेकर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करते हो। कॉल क्या कहता है? कॉल की डिफिनेशन पढ़िए। पहला क्या है? दिस की वैल्यू। दूसरा क्या है? आर्ग्स का एरे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास कर सकते हैं क्योंकि ट्रिपल डॉट लिखा है ना, तो ये बिखरी पड़ी हुई चीजों को ये रेस्ट करा देते हैं, तो वो रेस्ट पैरामीटर है। यहाँ पे मल्टीपल हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करते हैं। क्या हुआ? ये कहता क्या है कॉल कि भाई आप जिस मेथड या फंक्शन में मुझे लगा रहे हो उसमें अगर कोई दिस कीवर्ड है और उसे आप किसी और को पॉइंट करना चाहते हो तो जिसको आप पॉइंट करना चाहते हो वो मेरे को पहला आर्गुमेंट के रूप में दे दो। अगर आपका मेथड या फंक्शन जिसमें मैं लगा हूं जिसको यूज करके आप उसे इन्वोक कर रहे हैं अगर वो कुछ पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है तो आप उसकी वैल्यू मेरे सेकंड आर्गुमेंट से कंटिन्यू करके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करते हैं तो उसको वो चीज मिल जाएगी। देखिए, हाय माय नेम इज राधा एंड आई लाइक स्लीपिंग एंड आई एम SDE। यहाँ पे स्लीपिंग की जगह ईटिंग करते हैं और इसे SWE कर देते हैं। अब चेक करिए, कैरेक्टर चेंज हो रहा है, बढ़िया। ये हो गया आपका कॉल। कुछ परेशानी कॉल समझने में? कुछ ऐसा लगा कॉल तो यार कुछ अजीब ही चीज है, नहीं ये सिर्फ एक्सप्लिसिट बाइंडिंग है, इतना आसान है कॉल। वापस आते हैं अप्लाई पे। ओ दूसरा चीज, सिग्नेचर में कोई डिफरेंस दिख रहा है कॉल के और अप्लाई के? नहीं, लिख देता हूँ अप्लाई, कोई डिफरेंस नहीं। अप्लाई बस इतना कहता है कि भाई इंटरनली मैं भी कॉल को यूज करता हूँ। आप कॉल में क्या कर रहे थे कि जो पैरामीटर की वैल्यूज हैं उन्हें आप कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट्स के तौर पे पास कर रहे थे। आप क्या करो ना, उनकी सारी वैल्यूज को एक एरे में रख दो और वो एरे पास कर दो बस। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो ये मेरा यूजर वन डॉट अबाउट मेथड पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा था उनके लिए मैंने एक एरे बना दिया और उसमें सारी वैल्यूज रख दी। हो गया काम, ये हो गया अप्लाई आपका। इंटरनली ये भी कॉल को यूज करता है। ये देखिए, हाय माय नेम इज राधा एंड आई लाइक एक ईटिंग एंड आई एम एन SWE। इसको अगर आप चाहो, अच्छा
अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार ये यूजर टू ही लिख रहा हूँ, मान लो मुझे यूजर वन चाहिए, तब क्या करें, और कॉल अप्लाई से ही करना है तब, तो कुछ नहीं यार, यूजर टू को हटा दो। जब भी आप कॉल अप्लाई और बाइंड का इस्तेमाल करोगे तब आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि आपको दिस कीवर्ड किसकी तरफ पॉइंट करना है, या दिस कीवर्ड आपका किसको रेफर करे। बस यही हो गया। सेव करते हैं, जाके चेक कर लीजिए। यूजर वन, यूजर टू हटाया है क्या? हाँ ओके, ये रहा यूजर वन। यहाँ पे जाते हैं, अब चेक करते हैं। देखिए, आई एम, माय नेम इज अंकित एंड आई लाइक ईटिंग एंड आई एम SWE। कमेंट करते हैं, वापस से आते हैं बाइंड पे। तो कॉल और बाइंड के सिग्नेचर में अभी कुछ डिफरेंस दिख रहा है? VIND, कुछ वो डिफरेंस इसमें दिख रहा है? दोनों ही सेम दिख रहे हैं, तो क्या फिर डिफरेंस है जब दोनों ही सेम है? तो ओके। तो हमारा कॉल और अप्लाई क्या करता है? हमारा कॉल और अप्लाई क्या करता है कि जिस मेथड पे आप लगाओगे इसे वो डायरेक्टली ऑन स्पॉट एग्जीक्यूट कर देगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपका ये कॉल है, जैसे ये ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन कर रहा है, या फिर ये ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन कर रहा है, बिल्कुल सेम वैसे आपको ऑन द स्पॉट ही एग्जीक्यूशन कर देगा कॉल। कॉल क्या करता है कि जैसे आप इसे लिख के ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से कॉल करता है। अप्लाई भी सेम ही काम करता है, ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन। बाइंड क्या करता है? बाइंड कहता है कि भाई मैं ऑन द स्पॉट तो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, लेकिन जिस मेथड पे आपने मुझे लगाया है मैं वही मेथड आपको रिटर्न कर दूंगा, बट इस बार उसके जो दिस होगा उसकी बाइंडिंग में अपने पहले आर्गुमेंट पे के साथ करके ही आपको रिटर्न करूंगा। कॉन्स्ट fn एक फंक्शन होता है, लॉग कर लो चाहे तो आप। fn क्या है? लॉग कर लो fn क्या है, और fn को इन्वोक भी कर लो। बाइंड क्या करेगा? एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा। ये देखो चल रहा है। fn में अबाउट की वैल्यू है, माय नेम में दिस की वैल्यू है, और हाय माय नेम इज राधा एंड आई लाइक ईटिंग एंड SWE हो गया। उम्मीद है कि कुछ समझ आई होगी कि बाइंड भी क्या है। ये है आपका कॉल अप्लाई और बाइंड, और इसी को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट बाइंडिंग ऑफ दिस कीवर्ड। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये नॉर्मल फंक्शंस पे ही चलता है? इसमें एक और तरीके के होता है ना, एरो फंक्शंस। और दूसरा सवाल, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर में होता है क्या? मैं ऑब्जेक्ट के बाहर अगर मेथड ये लिख दूं तब क्या कॉल अप्लाई बाइंड काम नहीं करेगा? आइए उसे भी करके देख ले। मैं क्या करता हूँ ना, इस अबाउट को ही बाहर निकाल देता हूँ। ये लीजिए, एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, हो गया। अब यूजर वन, ये रहा अबाउट, हटाते हैं, अबाउट मेथड लगाते हैं यहाँ पे। देखिए सेव किया, अबाउट मेथड सेव किया, तो यहाँ पे दिस क्या होगा? इस फंक्शन को देखो आप ध्यान से, मैंने क्या बताया था, अबाउट मेथड को डायरेक्टली इन्वोक कर रहे हो और यूज स्ट्रिक्ट मोड भी नहीं है, तो दिस क्या होगा? विंडो। करेक्ट, क्योंकि अबाउट को कौन इन्वोक कर रहा है? अभी तो कोई नहीं इन्वोक कर रहा है, बट यूज स्ट्रिक्ट नहीं है तो मानते हैं कि विंडो इन्वोक कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे दिस की वैल्यू विंडो हो जाएगी और अनडिफाइंड हो जाएगा। देख लीजिए, देखो विंडो, हाय माय नेम इज अनडिफाइंड, आई लाइक स्लीपिंग एंड आई हैव SDE। दैट्स इट। सेव करते हैं, इसे कॉल से करते हैं, यूजर वन को हटाते हैं क्योंकि अब तो हो गया ना, यूजर वन की जरूरत नहीं है। अबाउट को हमने बाहर निकाल दिया, अब बिल्कुल सही काम करेगा। देखो, तो आप इसे बाहर रखो या फिर मेथड के अंदर रखो, बस आपको क्या करना है कि उस पर लगाना है कॉल या अप्लाई। तो आप एज अ मेथड इसे रखो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में, या फिर एज अ फंक्शन रखो बाहर। दोनों ही केस में अगर आपको दिस उसमें चाहिए तो आप कॉल अप्लाई बाइंड का यूज कर सकते हो ताकि वो एक्सप्लिसिटली बाउंड हो जाए। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने पुराने कोड पर, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरो फंक्शंस के बारे में थोड़ा समझेंगे। एरो फंक्शंस को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता है, ये बात हमें याद रखनी होगी। एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता है, बस दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, हो गया अपना काम।
एरो फंक्शन सभी से बना लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, कोलन कर देता हूँ। हो गया, एरो फंक्शन हो गया। क्या बोला, इसका दिस नहीं होता है। यूजर वन डॉट अबाउट साइटिंग कॉमा सेपरेटेड मार्केटिंग लीड सेव। क्या लगता है क्या आना चाहिए, यूजर वन डॉट अबाउट। हमने क्या पढ़ा है कि दिस की वैल्यू क्या होती है मेथड के अंदर में, तो उस मेथड को इन्वोक कर रहा है। प्रैक्टिकली तो होनी चाहिए कि अबाउट में जो यूजर वन, अबाउट को एक्सेस करने के लिए यूजर वन का यूज हो रहा है, तो दिस अबाउट के अंदर का जो दिस हो यूजर वन को होगा। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है। चेक करते हैं। अनडिफाइंड आ रहा है, विंडो आ रहा है। मैंने अभी एक लाइन बोली ना, एरो फंक्शंस do not have their own this. Instead, it inherits the value of this from its outer or parent normal function। उम्मीद है ये लाइन, एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता है, दैट्स इट। एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता, इसलिए इसका दिस नहीं है। तो फिर विंडो क्यों ले रहा है, क्योंकि किसी का दिस, जिसका दिस नहीं होता विंडो ले लेता है। नहीं, अगली लाइन फिर उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। ये अपने पेरेंट नॉर्मल फंक्शन, अगर इसका पेरेंट नॉर्मल फंक्शन है तो उसका दिस जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसे ये कैप्चर कर लेगा। अबाउट का अपना एरो फंक्शन है, इसमें दिस कीवर्ड है। क्या इसके पास में कोई पेरेंट है, और क्या वो पेरेंट एक फंक्शन है, वो भी एक नॉर्मल फंक्शन? नहीं। तो ऐसे ही करके जब ये ट्रैवर्स करते आता है, मैं पेरेंट को देख लूं, क्या कोई नॉर्मल फंक्शन मिल जाए, उसके पेरेंट को देख लें, नहीं। मान लो करते करते ग्लोबल में पहुंच गया। अब ग्लोबल में दिस की वैल्यू किसे कहते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर करती है। ब्राउजर के केस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो है, तो दिस किसे रिफर करेगा, विंडो को करेगा। तो अबाउट में वही है, दिस विंडो। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। देखो इसे फिक्स कैसे करें। सेम चीज जो भी पढ़ाई थी, वो अपने पेरेंट नॉर्मल फंक्शन का दिस लेता है। पेरेंट नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं उसको, यहाँ पे बना लो फंक्शन। मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, चाहो तो फंक्शन की वर्ड डाल के डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे। ये यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो, कॉन्स्ट ए बी इज इक्वल्स टू वी। ए बी इन्वोक हो गया। अब क्या होना चाहिए, ये दोनों को उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब यूजर वन का जो अबाउट है उसे हम करें एक्सेस, लॉक करते हैं। अब सही चल रहा है, ऐसा क्यों? एरो फंक्शंस का दिस होता है, नहीं होता। ये लाइन लिखिए, पेरेंट को चेक करो, इसका पेरेंट क्या है, कोई नॉर्मल फंक्शन है, हाँ जी है। इसका दिस कैसे पॉइंट करेगा, नो सेल्फ दिस। इसका दिस कैसे पॉइंट करेगा, तो देखो अबाउट मेथड को कौन इन्वोक कर रहा है, यूजर वन। दिस किसे पॉइंट करेगा फिर, यूजर वन को। ठीक है, ये जो एरो फंक्शन है इसका पेरेंट क्या है, ये वाला फंक्शन। इसका जो दिस है वो किसे पॉइंट कर रहा है, यूजर वन को। तो इस एरो फंक्शन का दिस किसे पॉइंट करेगा, यूजर वन को। यही लिखिए वहां पे कि एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता है, वो अपने पेरेंट नॉर्मल फंक्शन का दिस ही एक्सेस करते हैं। दैट्स इट, यही आ गया, इसीलिए अंकित आ रहे हैं यहाँ पे। अब आप कहोगे कि कॉल है, अप्लाई है, बाइंड है, एक्सप्लिसिटली बाइंड कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्लिसिटली भी बाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जावास्क्रिप्ट ने कह रखा है कि भैया एरो फंक्शंस का दिस नहीं होगा, कुछ भी कर लो। आप कहोगे नहीं, हमको दिखाओ कि कॉल अप्लाई बाइंड से चलेगा। हमें पता चलेगा, चलिए कॉल से करके देखते हैं क्या पता मैं गलत हूँ। यूजर वन ही लिख देते हैं, चल जाएगा। आप ये चल जाना चाहिए, कॉल अनडिफाइंड
और दिस आ गई विंडो। ओके कोई नहीं, अप्लाई से करेंगे, अप्लाई से करेंगे, अभी चल जाएगा सेव, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें एक एरे है, अब तो पक्का चल जाएगा सेव। ये देखिए अभी भी नहीं चला, विंडो ही आ रहा है, अनडिफाइंड ही आ रहा है। 110% श्योर है ये चल जाएगा आपका बाइंड से, क्योंकि वो तो एक फंक्शन रिटर्न करता है ना, वो भी नया बाइंड करके BIND, ये चल जाएगा। ये क्या रिटर्न करता है, एक नया फंक्शन। फन को क्या करेंगे, इनवोक। ये भी नहीं चला, रिफ्रेश करते हैं, शायद रिफ्रेश करने पर चल जाए। नहीं, अब क्या कंक्लूजन निकला कि एरो फंक्शंस का दिस नहीं होता है, आप कॉल से, अप्लाई से, बाइंड से, किसी से भी आप कुछ भी कर लीजिए, एरो फंक्शंस का दिस नहीं होता है, बस यही है गोल्डन रूल। तो 3 रूल हमेशा याद रखिएगा दिस कीवर्ड को समझने के लिए। पहला, ग्लोबल फेज में दिस कीवर्ड आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, ब्राउजर के केस में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो है इसलिए विंडो को रिफर करेगा। दूसरा, फंक्शन या मेथड के अंदर में जो दिस कीवर्ड है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा या किसे रिफर करेगा, तो जो उस मेथड या फंक्शन को इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है उसे। तीसरा, एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता है, वो अपने पेरेंट नॉर्मल फंक्शन का ही दिस एक्सेस कर रहे होते हैं। दैट्स इट, यही है ओवरऑल दिस की एक्सप्लेनेशन। हम आने वाली कुछ वीडियोस में इससे रिलेटेड काफी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो दिस और उसके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। यहां से सब टेक अवे है, कॉल, अप्लाई और बाइंड, ये जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। कुछ इंटरव्यू में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी दिस को रिलेटेड पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में क्या बेहतर लगा या क्या बेहतर हो सकता था उसे भी आप प्लीज बताइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस चैनल पे और भी बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड श्री राधे।